हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू डू यूनिट 6 ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन से हमने काफ़ी सारे सेशंस किए हुए हैं अभी, लाइक बहुत सारे तो नहीं क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग है। सो स्टार्टिंग के हमने कुछ पार्ट्स किए हैं ट्रेड यूनियन के, जैसे इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं ट्रेड यूनियन के, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो इन पे हमने बात की है। आज के सेशन में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लेट्स सी हियर। हमने व्हाइट कॉलर यूनियन की बात की, वर्कर की बात की, ब्लू कॉलर वर्कर की बात की। अगर ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर वर्कर में आपको कंफ्यूजन है या फिर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि क्या होते हैं व्हाइट कॉलर यूनियन, ब्लैक कॉलर यूनियन, वर्कर यू कैन से, सो आप मेरे प्रीवियस सेशंस को देख सकते हैं। उनमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। नेशनल लेवल फेडरेशन की बात की थी। हमारा जो लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक था दैट वाज नेशनल लेवल फेडरेशन। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द चैनल एंड प्लीज वॉच दोज सेशंस एंड वीडियोस। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल ट्रेड यूनियन इन इंडिया। सो कौन कौन से सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें से दो चार तो ऐसे हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में आते हैं, हर साल आ जाते हैं रिपीटेडली, और अपकमिंग एग्जाम में आएंगे भी, राइट। सो लाइक उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप, लाइक सपोज आप ईयर्स देख रहे हैं कि ईयर दिया हुआ है यहाँ पर, सेंट्रल ट्रेड यूनियन दिया गया है। सो क्या देगा आपको, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बना के देगा। एक तरफ आपको सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेम दे देगा और दूसरी तरफ उसके नेम ईयर्स ईयर्स दे देगा, राइट। तो आपको मैच करना होगा कौन सा यूनियन कब ईयर में, कौन सी ईयर में आया था, आपको ये करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो जो पहला है सीरीज नंबर से देखेंगे हम लोग, सीरियल नंबर से देखेंगे। पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सो इसका शॉर्टकट क्या होगा, हो जाएगा AITUC। सो एग्जाम में AITUC का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपको कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, आपको मैच करने को दे देगा या फिर वन लाइनर क्वेश्चन बना के दे सकता है। वैसे तो अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, वन लाइनर क्वेश्चन का एक फॉर्मेशन करता है, लाइक यूजीसी जब से ये NTA कंडक्ट कराने लगा है, यूजीसी नेट के एग्जाम्स, तब से थोड़ा टफ कर दिया है। टफ नहीं, बहुत ज्यादा टफ कर दिया है। क्वेश्चंस को बहुत ही ट्रिकी पूछता है और आपको कंफ्यूज करने वाला होता है। लाइक आपको लगेगा कि सारे ऑप्शंस तो ठीक लगते हैं, इसमें सही सबसे ज्यादा सही कौन सा है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप एकदम पर्टिकुलरली किसी चीज पे फोकस नहीं रहेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो AITUC कौन से ईयर में आया था, सो आया था 1921 में, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आया था 1921 में, ये आपको बात याद रखनी है। पॉलिटिकल पॉलिसी क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। सो दूसरा देखेंगे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सो इसका शॉर्टकट हो जाएगा, इसका एक्रोनिम हो जाएगा, एब्रीविएशन हो जाएगा इसका INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये आया था 1947 में। हिंदू मजदूर सभा कब आया था, ये सोशलिस्ट है, आया था 1948 में। फोर देखेंगे सेंट्रल यूनियन ट्रेड सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस कब आया था, ये क्या किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिसी है, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट 1971 में। सो ये आया कब था, CITU कब आया था, CITU C2 इसको कहते हैं, C2 कब आया था, C2 आया था 1971 में। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस AICCTU came in the year 1989। सिक्स्थ है ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, आया था कब, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया 1958 में आया था। सेवेंथ है भारतीय मजदूर संघ, कब आया था, BMS, भारतीय मजदूर संघ कब आया था, और ये किस तरह की पॉलिटिकल पॉलिसी है, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आया था 1955 में। आठवां है न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव्स। तो इसका जो सही ईयर है वो 2001 है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नाइन्थ ऑप्शन देखेंगे, ये आया था 1972 में। 1972 में क्या आया था,
सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 10th है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन द्रविड़ा मुनेट्रा काजागम, ये इसका पॉलिटिकल पॉलिसी है। आया कब था, कौन से ईयर में आया था ये, दैट केम इन, ईयर नहीं दिया गया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 11, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आया था, ये है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और आया था कब, 1949 में। और 12वां है ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका भी ईयर नहीं दिया गया है, तो इसका ईयर आई डोंट नो व्हाई मिसिंग क्यों है, इसको मैं एक बार दोबारा से देख लूंगी, तो आपको कभी नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी कि क्या है इसका ईयर, ठीक है। बाकी सारे ही आप एक बार याद कर लीजिएगा कि कौन से क्या ईयर, कौन से का क्या ईयर होगा। ईयर वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और आ भी सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन की फॉर्मेशन में चेंजेस करके पूछ लेते हैं क्वेश्चंस को नया बना करके, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको कुछ पढ़ना है, और चाहे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछिए आप सॉल्व कर लेंगे इसको। अप्रोचेस एंड थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या है अप्रोचेस एंड थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन, देखेंगे। Trade union is the child of unindustrialization which caught momentum after industrial revolution in England during the mid-19th century. The evolution of the trade unions has been interpreted in different ways by different authorities. Their views are expressed in the form of ideologies, approaches, theories, etc. The purpose of such approaches and theories has been to explain the basic motivating factors behind union growth and bargaining policies. Unions engage in a wide variety of functions ranging from organization of works to maintaining and protecting their rights. Theories of labor movement are as follows. क्या अप्रोचेस क्या है ट्रेड यूनियन के? ट्रेड यूनियन इज द चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रेड यूनियन क्या है, ये एक बच्चे की तरह है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो उसमें क्या देखने को मिला कि जो ट्रेड यूनियन का जो फॉर्मेशन हुआ था, ट्रेड यूनियन एक बच्चे की तरह है इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में। विच कॉट मोमेंटम आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, और ये कब हुआ था, रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द when it was came in as a revolution in industrialization in England during the mid 19th century, ये middle of the 19th century आया था, right? So the evolution of the trade unions has been interpreted in different ways by different authorities. So इसको जो इसका evolution, जो इसका मतलब कहते हैं कि जब ये उत्थान पे था, जब एक तरह से उभर रहा था, तो ये किस तरह से देखने को मिला गया, किस तरह से इसको समझने, किस तरह से आप इसको समझेंगे या फिर समझा गया इसको, दैट वाज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। इसको किस तरह से समझा गया, दैट वाज इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से समझा गया इन डिफरेंट अथॉरिटीज। देयर व्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजीज, उनकी जो व्यूज है, जो उनका दृष्टिकोण था, डिफरेंट आइडियोलॉजीज में देखने को मिला, अलग अलग फॉर्म में देखने को मिला। और वो फॉर्म्स क्या थे, आइडियोलॉजीज थी, अप्रोचेस थे, थ्योरीज थी, एंड एक्सेट्रा। The purpose of such approaches and theories has been to explain the basic motivating factors behind union growth and bargaining policies. So इसका जो main approach था, जो main इसका concept था, that was to explain the, मतलब व्याख्या करना, elaborate करना the basic motivating factor, जो कहते हैं ना कि ग्राउंड से, मतलब जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें होती है, मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो उसका फैक्टर था वो क्या था, मोटिवेशन, मोटिवेट करना, राइट। फैक्टर्स बिहाइंड यूनियन ग्रोथ एंड बार्गेनिंग पॉलिसीज के अंदर देखने को मिला। यूनियंस इंगेज इन अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क्स टू मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। सो द थ्योरीज ऑफ लेबर मूवमेंट्स आर एज फॉलोज। कैसे है, किस तरह से देखने को आपको मिला? पहला है मार्क्सियन क्लास स्ट्रगल थ्योरी स्लैश रिवोल्यूशनरी थ्योरी। मार्क्सियन क्लास स्ट्रगल थ्योरी, रिवोल्यूशनरी थ्योरीज। दूसरा है वेब्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तीसरा है कोर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म। चौथा है हॉक्सीज थ्योरी ऑफ बिजनेस यूनियन।
5वां है टानिनबम्स एंटी टेक्नोलॉजी थ्योरी। 6 है कॉमन्स प्रैग्मेटिक अप्रोचेस। 7वां है पॉलमैन्स थ्योरी ऑफ स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस। 8वां है कर एंड एसोसिएट्स प्रोटेस्ट थ्योरी। एंड 9th है महात्मा गांधी सर्वोदया थ्योरी। राइट, सो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन देखते हैं इसको। मार्क्सियन क्लास स्ट्रगल थ्योरी रिवॉल्यूशन, जिसको मार्क्सियन क्लास स्ट्रगल थ्योरी को क्या बोला गया, दूसरा नाम उसका था रिवॉल्यूशनरी थ्योरी भी बोला गया। देखेंगे कार्ल मार्क्स, इसके लाइक अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्ल लाइक 4-5 ऑथर के नाम दे दिए जाएंगे, उसके सामने उनकी थ्योरी दे दी जाएगी कि कौन से ऑथर की क्या थ्योरी, आपको मैथ तक फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आपको याद रहेगा कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी किसने दी थी, दैट इज गिवन बाय वेब ने दिया था। मार्क्सियन क्लास स्ट्रगल थ्योरी किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो आपको ये याद रखना है अपने तरीके से, आप एक बार स्ट्रिक बना के इस क्वेश्चन को याद करिएगा कि कौन सी थ्योरी किस ऑथर ने दी थी। आपको एक खुद इसका ट्रिक बनाना पड़ेगा ताकि आप उसको याद कर पाए, याद रख पाए, क्योंकि कंफ्यूजन सा हो जाता है, बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे ऑथर्स हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मार्क्सियन class struggle theory slash revolutionary theory, Karl Marx was the founder of scientific socialism. कार्ल मार्क्स थे क्या, वो फाउंडर थे, जन्मदाता थे साइंटिफिक सोशलिज्म की। पॉपुलरली नोन एज कम्युनिज्म, जिसको पॉपुलरली किस नाम से जाना गया, कम्युनिज्म के नाम से जाना गया। इन द आईज ऑफ मार्क्स द ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट इज एन इंटरमीडिएट स्टेप इन द क्लास स्ट्रगल। उन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट होता है, जो लेबर का जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक तरीके से देखा जाए कि जो ऑर्गेनाइज्ड वे में लेबर का मूवमेंट होता है इज एन इंटरमीडिएट स्टेप इन द क्लास स्ट्रगल। जब क्लास स्ट्रगल को देखा गया कि किस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से चीजों को पाना कितना मुश्किल था, चीजें वो जिस अप्रोप्रिएट वे में होनी चाहिए वो नहीं है, तो इंटरमीडिएट स्टेप इन द क्लास स्ट्रगल वो देखने को मिला किसमें, ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट में। The right for power by the proletarian class workers को proletarian class बोला गया, to overthrow the capitalist class bourgeoisie. Karl Marx traced the origin of trade unionism to the growth of industrial capitalism, and in his views, trade unions represent a prime instrument of class struggle between proletarian workers and capitalists. To Karl Marx, the trade union is an organizing center. Without organization, workers compete with each other for available employment. Trade unions developed out of the attempts of the workers to do away with this competition for the purpose of obtaining at least such contractual conditions as would raise them above the status of bare slaves. The labor organization provides the locus of the working class towards a change in the structure of the society, and it was to be the center for organizing the working class for its political emancipation. According to Marx, with the emergence of trade union movement, the decay of capitalism would be inevitable. Right? So उन्होंने क्या देखा, लाइक कार्ल मार्क्स ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स को जन्मदाता माना जाता है किसको, किसका, साइंटिफिक सोशलिज्म का, जिसको हम पॉपुलरली, उसका नाम क्या है, पॉपुलरली किस नाम से जाना गया, दैट वाज नोन एज कम्युनिज्म। In the eyes of Marx, the organization labor movement is an intermediate step in the class struggle. The right for power by the proletariat class workers to overthrow the capitalism class. Karl Marx traced the origin of trade unionism to growth of industrial capitalism. So कह रहे हैं कि किस तरह से अपने क्लास को, अपने स्टैंडर्ड को पाने के लिए वर्कर्स को फाइट करनी पड़ती है, किस तरह, क्या उनका स्ट्रगल लेवल रहा है, किस तरह से उन्होंने सफर किया, चीजों को ओवरथ्रू करने के लिए क्या इन्होंने फेस किया। तो वो हो गया वर्कर्स का स्ट्रगल। that is why Karl Marx said that this is the class struggle to get a small even things for the workers. So workers को
एक छोटी से छोटी चीज को भी पाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, राइट? विदाउट ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स compete with each other for available employment. Trade unions develop out of attempts of the workers to do away with this competition for the purpose of obtaining at least such contractual condition as well would raise them above the status of the bare slave. The labor organization provides the locus of the working class towards a change in the structure of the society, and it was to be the center for organizing the working class for its political emancipation. According to Marx, with the emergence of trade union movement, the decay of capitalism would be inevitable. बी देखेंगे, वेब थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं मिस्टर वेब? वेब थ्योरी इज द क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ द assumptions. वेब्स की जो थ्योरी है वो क्लासिक स्टेटमेंट है एजम्पशंस की। पर्पसेस एंड मेथड्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एजम्पशंस की पर्पस की, उद्देश्य क्या है, एजम्पशंस क्या है, मेथड्स क्या है ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द हस्बैंड वाइफ टीम ऑफ सिडनी, Webb and Beatrice Webb were dominant leader of the Labour Party in the Great Britain during 1920s and 1930s. तो क्या कह रहे हैं कि ये सिडनी वेब एंड बेट्रिस वेब, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये इनकी टीम थी, एक तरह से इनको बोला जाता है कि ये एज अ हस्बैंड वाइफ ये एक टीम की तरह काम करते थे। वो डोमिनेंट लीडर्स ऑफ द, वो डोमिनेट करते थे, डोमिनेंट लीडर कहे गए ऑफ द लेबर पार्टी के वो डोमिनेंट लीडर्स थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, सिडनी वेब एंड बेट्रिस वेब। पार्टी इन द ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द, कौन से ईयर में, 1920s एंड 1930s में। According to Webb's, trade unionism in an extension of democracy from the political sphere to that of industry and to overcome the dangers of managerial dictatorship. तो जहां पर मैनेजरियल डिक्टेटरशिप होती, लाइक मैनेजर को डिक्टेटरशिप बना दिया गया, लाइक मैनेजर एज अ डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा है, एज अ डिक्टेटर काम कर रहा है, मतलब वो जो बोल दिया हो गया, वही जो कह रहा है वही वही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं, चाहे सही बोल दिया गलत बोल दे, किसी को बोलना नहीं है, वो अपनी पूरा डोमिनेंस बना के रखता है। तो इस चीज से, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कौन आया? सिडनी वेब्स एंड बेट्रिस वेब एज अ हस्बैंड वाइफ, देयर वर द हस्बैंड वाइफ एंड एज अ टीम दे कम आउट। To improve the economic status of the working class, वर्किंग क्लास जो है, लाइक जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वर्किंग क्लास की, जो लेबर क्लास की थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड टू इंफ्यूज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, वेब्स एडवोकेटेड द मेथड्स ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस। उन्होंने क्या एडवोकेट किया? म्यूचुअल इंश्योरेंस को एडवोकेट किया। क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग क्लास की फिनेंशियल कंडीशन को, इकोनॉमिक कंडीशन को। म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लीगल इनैक्टमेंट। सो उन्होंने क्या क्या चीजें यूज की टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास? दैट वाज द Webb's educated the method of mutual insurance, collective bargaining and legal enactment. According to them, the capital special functions of the trade union is the डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फंक्शन था ट्रेड यूनियन का ड्यूरिंग दैट टाइम वाज द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? सी देखेंगे, कोल्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। कोल्स क्या बोलते हैं? कोल के अकॉर्डिंग थ्योरी देखेंगे। His views of the proper function of organized labor and its role in the world of the future were clearly stated in The World of Labor, published in 1913. It was the control of the industry by the true processors, the workers in partnership with the state. The theory of producer control, which Cole endorsed with some qualification, was the syndicatist dogma of ownership and means of production. The principle of union development necessary to this end is industrial unionism, of which he has been one of the leading pro-founder. His views of the proper
function of organized labor and its role in the world of the future were clearly stated in the World of Labor, published in 1930. क्या कह रहे हैं कि जो उनका व्यू था प्रॉपर फंक्शन का ऑर्गेनाइज्ड लेबर का and its role in the world of the future were clearly stated in the World of Labor, published in 1913. It was the control of the industry by the true procedures, the worker in partnership with the state. The theory of producer control, which core endorsed with some qualification, was the syndicatist dogma of ownership and means of production. The principle of union development necessary to this end is industrial unionism, of which he has been one of the leading pro-founder. All right. So ये रही theory of coal की. The five types of unions described by the Hoxie are as follows. क्या क्या है? बिजनेस यूनियंस हैं, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियंस हैं, रिवोल्यूशनरी यूनियंस हैं, प्रीडेटरी यूनियंस एंड डिपेंडेंट यूनियंस हैं. सो नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी होगी वो होगी we'll see about the महात्मा गांधी सर्वोदया थ्योरी, क्लास हार्मोनी, ट्रस्टीशिप थ्योरी. ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.